हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। अब तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए और उसके आपस में रिलेशनशिप्स क्या थे वो भी कवर अप कर लिए। जैसे मोल फ्रैक्शन देगा तो मोलैरिटी पूछ लेगा, मोलैरिटी देगा तो मोलैलिटी पूछ लेगा, वेट बाय वेट देगा तो मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस बनते थे अब तक हमने वो सारे कवर अप कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क में भी दे दिए थे। आज का टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है और आज के टॉपिक का नाम सॉल्युबिलिटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी। वीडियो के आने की फ्रीक्वेंसी जो है काफी स्लो हो गई है। मैं जानता हूं कि आप लोग वीडियोस का वेट कर रहे हैं, आपके टॉपिक्स कई छुटे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं भी लगा हुआ हूं किसी काम में। जैसे ही मैं वहां से फ्री होता हूं मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूंगा वीडियो की प्रोवाइड करने का, है ना। वीडियो की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी नाम का टॉपिक है। इससे पहले हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज इसकी देखें, डेफिनेशन देखें। पहले मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक गिलास आपने पानी लिया और आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाला और घोला और वो घुल गया, ठीक है। आपने 2 चम्मच चीनी डाला, दूसरा चम्मच डाला, वो भी घोला, वो भी घुल गया। आपने तीसरा चम्मच डाला, घोला, वो भी घुल गया। लेकिन जैसे ही आपने चौथा चम्मच चीनी डाला और घोलने की कोशिश करी तो वो घुलना बंद हो गया। ये रियल लाइफ में आपने देखा भी होगा, जब आप गर्मियों के दिनों में शरबत बनाते हैं, अब तो वैसी गर्मियां चल रही हैं, शरबत बनाते हैं ठंडे पानी में, तो आपने देखा होगा 3 चम्मच चीनी डाली, चौथा चम्मच डाल रहे हैं, घुल ही नहीं रहा, पूरा लगे पड़े उसको जोर से शेक करने में, तब भी नहीं घुल रहा, है ना। तो यही सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी आपको ये बताएगा कि किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में कितना आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, कितना आप सॉल्यूट का अमाउंट घोल सकते हैं, ठीक है। यही बेसिकली इसका थीम है इस टॉपिक का, सॉल्युबिलिटी का। तो जल्दी से शुरू करते हैं, डायग्रामेटिकली समझाता हूं मैं आपको, है ना। लेट्स सपोज हम एक डाटा मान के चलते हैं। ये डाटा रैंडम डाटा है ना, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, बस वैसे ही मैंने मान लिया कि 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम शुगर इन 100 ml वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट क्या मैं लिख रहा हूं अभी समझा देता हूं आपको, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, इसको लिख लें पहले। मैक्सिमम लिमिट। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग सुनिए। अरे यार ये कैसा ब्रैकेट बन गया। हाँ जी, ठीक है, देखिए अब ध्यान से। हाँ, तो ये डाटा के हिसाब से 100 ml अगर आप पानी लेते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस आपने लिया हुआ है, तो उसमें आप मैक्सिमम जो चीनी घोल सकते हैं वो सिर्फ 50 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। ये एक डाटा मैंने ले लिया, है ना। अगर आप 51 ग्राम डालेंगे नहीं घुलेगा, 50 ग्राम घुलेगा, 1 ग्राम रह जाएगा। अगर आप 40 ग्राम चीनी घोलेंगे बिल्कुल घुल जाएगा, इवन अभी 10 ग्राम और भी घुल सकता है, क्योंकि लिमिट हमने सेट करी हुई 50 ग्राम। अब ये लिमिट कैसे सेट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है, बट फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको डाटा सेट करके दिया है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि आपने एक बीकर बनाया इस तरीके से, और लेट्स सपोज नीला पानी कहाँ है, ये रहा नीला पानी। आपने इस तरीके से इसमें पानी डाल दिया, है ना। होपफुली आपको नीला कलर दिख रहा है। हाँ, आपको नीला कलर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है भैया। ये आपने पानी ले लिया और इसकी लिमिट पूरी कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये है हमारा 100 ml वाटर और 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, ठीक है जी। 25 डिग्री सेल्सियस है और 100 ml मैंने पानी ले लिया। अब इसके अंदर मैं चीनी घोलना शुरू कर रहा हूं, और जैसी चीनी घोलते घोलते मेरा अमाउंट 50 ग्राम शुगर हुआ, 50 ग्राम शुगर। और 50 ग्राम शुगर को हम यहाँ पे डॉट से दिखा देते हैं बेटा, है ना, व्हाइट डॉट से दिखा रहा हूं। देखो ये व्हाइट डॉट जो है ये आपका इस प्रकार से, ये आपके कान में टक टक हो रही होगी, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है। ये 50 ग्राम चीनी मैंने इसके अंदर घोल दी। अब मैक्सिमम अमाउंट यही था, इससे ज्यादा अमाउंट चीनी का नहीं घुल सकता। 50 ग्राम चीनी की लिमिट आपने सेट करी हुई थी, आपका चीनी घुल गया, ठीक है जी। यही सॉल्युबिलिटी होता है कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितना घोल सकते हैं किसी सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। प्रेशर मैंने भी समझाया नहीं, प्रेशर भी समझा दूंगा, बट फिलहाल आप टेम्परेचर को लेकर चलिए कि 25 डिग्री सेल्सियस में 50 ग्राम चीनी घुल सकता है। और इस डाटा को अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि आगे मुझे कुछ चीजें और समझानी है, जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सबको समझाने के लिए भी मुझे डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो इस डाटा को अब थोड़ी देर के लिए आप याद करके चलिएगा, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या कहती है, जरा देखिए ध्यान से। ये रहा सॉल्युबिलिटी का नाम का टॉपिक और ये रही इसकी डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन पूरी दिख रही है? हाँ, डेफिनेशन पूरी दिख रही है। थोड़ा सा कैमरा को हम स्विच कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, है ना। किसी सब्सटेंस की अगर आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, जो घुल सकता है, एक स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए। अब
कहने को डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक एक वर्ड को डिकोड करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। यहाँ पे ये रहा हमारा बीकर और ये रहा हमारा 100 ml, सॉरी, ये रहा हमारा 100 ml वाटर। बेटा ये जो मैंने लिखा है ना स्पेसिफाइड अमाउंट, ये लिखा है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये 100 ml के लिए लिखा है। अगर मैं 200 ml कर दूं तो वहां पे मेरा डाटा चेंज हो जाएगा। 100 ml में 50 ग्राम चीनी मैक्सिमम घुलती थी, क्या 200 ml लेता तो भी 50 ग्राम ही घुलता? आप ही बताओ। अगर यहाँ 300 ml ले लूं, 400 ml ले लूं, 500 ml ले लूं तो भी क्या 50 ग्राम ही घुलेगा? नहीं ना, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। 50 ग्राम की जगह हो सकता है 100 ग्राम घुले, 150 ग्राम घुले, 200 ग्राम घुले, 250 ग्राम घुले। इसीलिए आपको 100 ml जो है फिक्स करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कितना पर्टिकुलर आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, कितना अमाउंट सॉल्वेंट ले रहे हैं। यही इस स्पेसिफाइड अमाउंट का मीनिंग है। इसके बाद स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा और प्रेशर भी बताना पड़ेगा। टेम्परेचर तो था 25 डिग्री इस तरीके से, और जो आपका ऊपर से हवा का दबाव होता है जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, वो यहाँ पे सेट कर लो 1 atm, है ना। वैसे अलग अलग ले सकते हो आप, 2 atm, 3 atm, 0.5 atm, बट अभी हमने 1 atm ले लिया। हवा आपके ऊपर दबाव लगाती है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे, पर फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझिए कि हवा आपके ऊपर जो दबाव लगाता है उसको ही कहते हैं। तो हवा का जो दबाव है वो फिक्स कर लो, टेम्परेचर फिक्स कर लो, आप ये अमाउंट फिक्स कर लो, और एक बात और, आपको सॉल्वेंट का नेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 50 ग्राम चीनी जो है 100 ml पानी में घुलती है, और यही आपने अगर लिखा होता 100 ml बेंजीन, है ना, अगर आप 100 ml बेंजीन में चीनी को घोलने जाएंगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 50 ग्राम चीनी इसकी लिमिट होगी। हो सकता है इसमें चीनी घुले ही ना, और हो सकता है 100 ग्राम घुल जाए, 200 ग्राम घुल जाए। तो इसीलिए आपका बेंजीन है या पानी है ये भी मैटर करता है, 100 ml है या 200 ml है ये भी मैटर करता है, 25 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है ये भी मैटर करता है, और 1 atm है या 2 atm है या 3 atm है ये भी मैटर करता है। तो आपको प्रेशर मेंशन करना है, आपको टेम्परेचर मेंशन करना है, आपको कितना अमाउंट लिया पानी का वो मेंशन करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है सॉल्यूट के घुलने की। मैंने डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इतना एनसीईआरटी भी नहीं समझाती, ना एनसीईआरटी इतना बता रही है, फिर भी अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने चाहिए, इसलिए मैंने इसको पूरा क्लासिफाई करके ढंग से समझा दिया, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को क्लियर कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डायग्राम को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको डेफिनेशन ढंग से दिख सके। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया। अब इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। ओके, ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। रुको, इसको यहां से साफ कर देते हैं। ये लो, बेसिकली ये डेफिनेशन पे मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, तो आपको दिखे नहीं, इसीलिए इसको हटा देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए आराम से देखिए, डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। और ये दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही जो मैंने अभी बात करी उसी को इंग्लिश में लिख दिया है कि सॉल्यूट क्या है, यानी चीनी है या नमक है, डिपेंड करता है। चीनी अलग घुलेगा, नमक के घुलने की टेंडेंसी अलग है, ग्लूकोज के घुलने की टेंडेंसी अलग है, CCl4 के घुलने की टेंडेंसी अलग है, अल्कोहल के घुलने की टेंडेंसी अलग है। कौन सा आप सॉल्यूट ले रहे हैं उस पर भी मैटर करता है कि कितना वो घुलेगा। कौन सा आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, CS2 ले रहे हैं, है ना, कौन सा सॉल्वेंट है, इथेनॉल ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर ले रहे हैं और क्या प्रेशर ले रहे हैं, सब पे डिपेंड करेगा कि सॉल्विटी कितनी है। डन। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब इतना समझाने के बाद अब हमें सॉल्विटी देखनी किस किस की है। तो बेसिकली हमें सॉल्विटी 4 तरीके की देखनी है, लेकिन हमारे कोर्स में जो है 2 ही है, ठीक है। पहला आपको सॉलिड देखना है, इन सॉलिड, यानी जब सॉलिड को सॉलिड में घोलेंगे तो क्या हो सकता है। तो सॉलिड को सॉलिड में घोलने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉय। आपने ब्रास सुना होगा, ब्रॉन्ज सुना होगा, ये सब एलॉय है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। अब कैसे मिक्स करते हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, बेसिकली ये टॉपिक भी हमारे कोर्स में नहीं है, पर हाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो जब मैं वो क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी 5-5 क्वेश्चंस की वीडियो ट्राई करेंगे अपने तरीके से सॉल्व करके आपको यहाँ दिखाने की, ताकि आप लोगों को मेरी अप्रोच, एक टीचर की अप्रोच पता चल जाए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है, एक तो सॉलिड को सॉलिड में घोलना है, देन हमें घोलना है सॉलिड को लिक्विड में, ठीक, फिर हमें घोलना है लिक्विड को लिक्विड में, कि लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं तो क्या होगा, और फिर हमें घोलना है गैस को लिक्विड में। बेसिकली ये 4 टॉपिक होते हैं
जो सॉलिबिलिटी में हमें पढ़ने हैं कि सॉलिड सॉलिड में घोलें तो क्या होगा, सॉलिड को लिक्विड में घोलें तो क्या टेम्परेचर रखना है, क्या प्रेशर रखना है, लिक्विड को लिक्विड में रखें तो क्या बातों को ध्यान रखना है, एंड लास्ट गैस को अगर लिक्विड में घोलने की कोशिश करें तो क्या बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या इसकी सॉलिबिलिटी होगी, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, फैक्टर्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब ये हमारे कोर्स में नहीं है और ये भी हमारे कोर्स में नहीं है लिक्विड इन लिक्विड। हमारे कोर्स में सॉलिड इन लिक्विड है और गैस इन लिक्विड है, और गैस इन लिक्विड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी में आता है एक टॉपिक हेनरीज लॉ, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल टॉपिक भी है और अगली वीडियो में हम उसको कवर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हाँ ये मैंने बता ही दिया आपको कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर ये कवर अप होगा, तो जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इसको समझा दूंगा वहीं पर। लिक्विड लिक्विड जो है ये एक अलग अपना एक अलग पार्ट है इसका, ये अलग चैप्टर बन जाएगा पूरा, इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, तो ये हमारे अभी कोर्स में है नहीं। ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए अब बिना किसी टाइम के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे दो टॉपिक, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड ये बतानी है मुझे, और सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हेनरीज लॉ है, अलग सा वो टॉपिक है, तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, इसको हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए होपफुली आपको समझ आ गया। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी ना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो ये टॉपिक है ये वाला टॉपिक इसी वीडियो में कवर अप करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप। हाँ, तो पहले मैं कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं, डायग्राम कुछ बना दूं, अपनी थ्योरी दे दूं, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। ठीक है, देखिए ये रहा एक बीकर इस तरीके से, और बीकर में आपने ये ले लिया पानी। अब कलर वलर चेंज नहीं करे, कलर चेंज करते बहुत टाइम लग जाता है, नीला करो, लाल करो, पीला करो। हालांकि फैसिलिटी है, लेकिन फैसिलिटी में टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है ना, हाथ सेट वैसे ही नहीं है, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए। ये पानी ले लिया आपने, और कितना पानी लिया है, 100 ml H2, और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है आपने, 25 डिग्री सेल्सियस, देख लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब मैं इसके अंदर 40 ग्राम चीनी डालूंगा, 40 ग्राम शुगर, है ना। अभी आपको डाटा याद कराया था मैंने, 100 ml पानी में 25 डिग्री सेल्सियस में क्या लिमिट है, तो आप कहेंगे जी हाँ 50 ग्राम लिमिट है चीनी के घुलने की। तो 50 ग्राम लिमिट है और आपने कितना घोला है, 40 ग्राम चीनी, तो क्या ये घुल जाएगा, जी हाँ घुल जाएगा। क्या और ज्यादा घुल सकता है, हाँ घुल सकता है। लिमिट तो नहीं आई, नहीं लिमिट नहीं आई, क्योंकि 50 पे लिमिट थी। तो आप ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर मोर अमाउंट कैन बी डिसॉल्व, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं बना पाया कि नहीं, है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें आप अभी और सॉल्यूट घुलने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, है ना, और अभी आप सॉल्यूट घोल सकते हो, अभी मैक्सिमम लिमिट ना आई हो, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप एक काम करें, इसमें सेकंड केस लेते हैं हम, इसमें यहां से एक और केस लेके आते हैं, सेकंड केस लेके आ रहे हैं। पानी लिया वापस से, ठीक है, 100 ml पानी लिया, 100 ml H2, और वही 25 डिग्री सेल्सियस चल रही है कहानी, बार बार लिखना पड़ेगा। और अब आपने डाला बेटा 50 ग्राम पानी, सॉरी 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 50 ग्राम पानी नहीं, 50 ग्राम शुगर। ठीक है, 50 ग्राम आपने शुगर लिया। अब बहुत ध्यान से मुझे बताइएगा, अगर आपने इसमें 50 ग्राम चीनी डाला और आपको लिमिट पता है, आपको डाटा पता है कि 50 ग्राम चीनी ही घुल सकता था 100 ml में, तो अब क्या इसमें और चीनी घुल सकता है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो डाटा ही था कि 50 ग्राम चीनी घुल सकता है। तो बिल्कुल आप सही है, इसमें अब और चीनी नहीं घुल सकती, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लें, क्योंकि हमारा डाटा ही ये था, हमने लिख के आपको दिया था कि 50 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल सकता, मैक्सिमम लिमिट इसकी आ गई है। तो बेटा इस टाइप के सॉल्यूशन को आप कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वेयर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट्स कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जब आप चीनी को या सॉल्यूट को नहीं घोल पाए, उसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी हो, आप उसे कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। अब मैं आपको तीसरा केस दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिर से मुझे वही एक बीकर चाहिए, मैंने इसमें पानी डाला, वही 100 ml वाटर, और 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी है फिर से। ठीक है, और इस बार मैंने बेटा बहुत ध्यान से देखना, इस बार मैंने क्या करा, मैंने इस बार 55 ग्राम, जी हाँ 55 ग्राम, मैं बार बार इसको पानी लिख देता हूं, मुझे लगता है प्यास लग रही है। 55 ग्राम शुगर मैंने डाल दिया, है ना। आप चेक कर लीजिए, मैं जब तक पानी पी लूं, क्योंकि बाहर मैं पानी लिख रहा हूं, उसका मतलब मेरा शरीर पानी मांग रहा है।
चलिए, तो 55 ग्राम चीनी आपने डाल दी। अब बताइए कितना घुल जाएगा आपके हिसाब से? जी हाँ, आपके हिसाब से 50 ग्राम चीनी घुल जाएगा, और कितना रह जाएगा जो नहीं घुलेगा? जी हाँ, अगर 50 ग्राम निकल गया तो ऑब्वियसली 5 ग्राम नहीं घुलेगा, तो उसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। लेट्स से येलो कलर से दिखा देते हैं कि सर ये रहा, ये येलो कलर से, इसको यहां लिख भी देते हैं येलो कलर से कि 5 ग्राम अनडिजॉल्व्ड शुगर। आई होप आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि 50 ग्राम लिमिट थी और 5 ग्राम चीनी जो है नहीं घुली, तो वो बेचारी नीचे बैठ गई, और क्या करती, और कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास, है ना। और जो घुली हुई चीनी है उसको आप चाहो तो दिखा दो, ये लो, डॉट डॉट से दिखा दिया आपने, ये लो, ठीक है, इस तरीके से आपने दिखा दिया कि भाई डॉट डॉट से घुली हुई चीनी आपको दिख रही है 50 ग्राम। अब जरा ध्यान से मुझे बताइएगा, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? क्या इसमें और सॉल्यूट घुल गया है? नहीं घुला। कितना घुल सकता था? 50, उतना ही घुला है, उससे ज्यादा तो नहीं घुला। और सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जब और कोई सॉल्यूट नहीं डाल सकते, आप नहीं घोल सकते, तो आप उसको कहते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है मेरे भाई, यहाँ भी तो आप देखोगे शुगर जो है 50 ग्राम घुल गया, 5 ग्राम नहीं घुला। तो मेरे भाइयों, इसको भी जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर मन में सवाल आया कि सर ये भी सैचुरेटेड कह रहे हो, ये भी सैचुरेटेड कह रहे हो, लेकिन इसमें तो बहुत फर्क है। यहाँ तो कुछ 5 ग्राम पीपीटी बन गया, पीपीटी मतलब जो नहीं घुलता है, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट को मान लो कि आपको डाटा नहीं पता, आपको नहीं पता कि 50 ग्राम लिमिट होती है 100 ml पानी में घुलने की, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फिर मुझे बताओ, अगर आपके पास डाटा ही नहीं था 50 ग्राम वाला कि 50 ग्राम लिमिट होती है 100 ml पानी में, तो क्या आप इसको सैचुरेटेड बोल सकते थे? आप बताओ, इसको बोल सकते थे सैचुरेटेड? नहीं बोल सकते थे सर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लिमिट कितनी है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि 50 ग्राम लिमिट है, अगर मैं नहीं बताता कि इसकी कितनी लिमिट है, तब तो आप यही सोचते ना कि सर शायद और घुल सकता है ना। तो बेटा, इसको सैचुरेटेड इसलिए बोला जा रहा है व्हेन डाटा इज गिवन, डाटा इज गिवन। अगर डाटा ही नहीं होता आपके पास, तो आप कभी नहीं कह सकते कि ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। जबकि ये सैचुरेटेड क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहां में दिख रहा है कि भाई चीनी घुलना बंद हो चुकी है, जितना घुल सकता था घुल गया, 5 ग्राम नीचे बैठ गया, 50 घुला होगा। अगर 55 डाला है, 5 नीचे बैठा तो ऑब्वियसली 50 घुला होगा। तो ये सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है व्हेन पीपीटी इज फॉर्म्ड, पीपीटी इज फॉर्म्ड, प्रिसिपिटेट जब बन जाए तो दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस कंडीशन में होते हैं वो मैंने लिखा। यहां पे जब पीपीटी बन जाए तब बोलते हैं, और यहां पे जब डाटा गिवन हो तब बोलते हैं। डाटा नहीं दिया होगा तो आप इसको नहीं बोल सकते, अगर पीपीटी नहीं बन रहा है तो आप इसको सैचुरेटेड नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, अब सुनो अगला केस सुनो। अब एक काम करो, आप ना इसको हीट करो, ये आपने इसको हीट करा, और हीट करके आप इसको ले जाओ 50 डिग्री पर। भाई 25 डिग्री सेल्सियस है ना, आप इसे 50 डिग्री ले जाओ, मैं लिख देता हूं, होपफुली यहां दिख रहा होगा नीचे तक। कहाँ बनाए, यही बना देते हैं, ये लो और ये लो, ये आपका 100 ml पानी है, ठीक है, 100 ml पानी है, और यहाँ मैंने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब ज्यादा अपना दिमाग मत लड़ाना कि भाई तुमने हीट करा है तो इवोपोरेशन हुआ होगा, तो 100 ml पानी है तो कम हो गया होगा, तुमने दोबारा 100 ml क्यों लिया। ऐसे समझ लीजिए कि 100 ml पानी 50 डिग्री पे लिया है, इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। 100 ml पानी मैंने 50 डिग्री पर लिया है, इसको नहीं गर्म किया, अलग से लेकर आया हूं, ठीक है भाई। अब तो ठीक है, अब सुनो, अब इसके अंदर आप लोग डाल दो 55 ग्राम शुगर, 55 ग्राम शुगर। तो पहले तो खुद ही अपना दिमाग लड़ाओ और मुझे बताओ कि क्या ये 55 ग्राम चीनी पूरा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, पीपीटी बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, सोचो। तब तक मैं देखूं कि ये दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, बोलो भाई। 25 डिग्री पे 55 नहीं घुला था, आपको दिख रहा है 5 ग्राम नीचे बैठ गया था, बट अब 25 नहीं है, अब 50 है। और आपने थोड़ा बहुत भी अगर अपने रियल लाइफ में किचन में जाके शरबत बनाया हो, कभी चीज नोटिस करी हो, तो पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें और चीनी घोलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और चीनी उसमें घोल सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, पूरा 55 ग्राम जो है बच्चों, पूरा 55 ग्राम घुल गया होगा, ये लो घुल गया होगा। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, क्या ये सैचुरेटेड है या ये अनसैचुरेटेड है, बताइए, सोचिए सोचिए। सैचुरेटेड कब बोल सकते हैं? सैचुरेटेड जब बोल सकते हैं जब डाटा गिवन हो। तो क्या आपको डाटा मैंने दिया कि 50 सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml में क्या लिमिट होती है? मैंने डाटा नहीं दिया आपको, तो आप सैचुरेटेड नहीं बोल सकते। ये सैचुरेटेड कब था? जब पीपीटी बना हो। क्या इसमें पीपीटी बना है?
पीपीटी भी नहीं बना। तो ना इसमें पीपीटी बना है, ना मैंने आपको डाटा दिया है 50 डिग्री वाला, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है ना। इसीलिए सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, होपफुली यहां तक वीडियो में दिख रहा होगा, एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप इसे बोलेंगे बिकॉज आप पे दोनों चीजें गायब है, ना आपके पास पीपीटी बन रहा है ना आपके पास डाटा है, तो ये अनसैचुरेटेड। हो सकता है इसमें और घुल जाए, है ना, लिमिट तो पता नहीं, और भी घुल सकता है। अब सुनो क्या करना है, आप एक काम करो, इसको कूल करो, स्लोली कूल। जैसे आप धीरे धीरे से ठंडा करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो 100 ml पानी है, यहां लिख देता हूं इस बार 100 ml वाटर, आप इसे गर्म कर मतलब ठंडा करके 25 डिग्री पे ले आओ। पता आप क्या नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि इस बार यहां पर ये यहां पर 3 ग्राम शुगर अनडिजॉल्व्ड, 3 ग्राम चीनी इसमें नीचे बैठ गई है, पीपीटी बन गई है। डाला कितना था आपने 55 ग्राम, 3 ग्राम अगर नीचे बैठ गया है तो ऑब्वियसली कितना ग्राम इसमें घुला हुआ होगा, तो जी हाँ इसके अंदर घुला होगा 52 ग्राम शुगर डिजॉल्व, पूरा लिख देता हूं 52 ग्राम शुगर डिजॉल्व। ठीक है भैया, अब थोड़ा नोटिस करना, 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml पानी की कितनी लिमिट थी, 50 ग्राम लिमिट थी, तभी तो 55 डालने में 50 घुल गया, 5 बैठ गया था, 50 ग्राम लिमिट थी। यहां देखना क्या हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 100 ml ही पानी है, बट देखो घुला कितना है 53, है ना, सॉरी 52, और 3 ग्राम नीचे बैठ गया है, तो अपनी लिमिट से 2 ग्राम ज्यादा घुल गया है। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होपफुली राइटिंग आपको समझ आ रही हो, वरना मैं बोल भी रहा हूं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मन में सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा ऐसा हुआ नहीं है, ये परमानेंटली नहीं हुआ, ये थोड़ी देर में वापस वैसे ही आ जाएगा, यानी ये थोड़ी देर में सैचुरेटेड हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग। जितनी देर इसको लगती है नीचे बैठने में, उतनी देर के लिए हम इसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ये ऐसा रहेगा नहीं परमानेंटली, ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर घुल रहे थे, है ना, घुले हुए थे, ऊपर घूम रहे थे। जब आपने टेम्परेचर धीरे किया तो उनको सेटल होने में टाइम लगता है, नीचे आने में टाइम लगता है ना। एनर्जी बहुत ज्यादा थी पहले से, तो खूब घूम रहे थे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे टेम्परेचर कम किया, एनर्जी कम हुई, तो नीचे आने में थोड़ा टाइम लेते हैं। उतने टाइम फ्रेम में आप इसे सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है 2 मिनट हो सकता है 5 मिनट लग जाए नीचे आने में, हो सकता है 1 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आप इसको सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद ये सॉल्यूशन वापस ठीक हो जाएगा। ये रहा आपका पानी, ये रहा आपका 100 ml H2O, ठीक है जी। और इसके अंदर पीपीटी बना लेते हैं इस बार, बताओ कितनी पीपीटी बन जाएगी फाइनली। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इस बार भैया 5 ग्राम अनडिजॉल्व्ड, 5 ग्राम अनडिजॉल्व्ड शुगर इसमें आपको नोटिस करोगे कि 5 ग्राम चीनी वापस से नीचे बैठ चुकी है, और 55 ग्राम घुला था, 5 ग्राम नीचे बैठ गया, तो कितना ग्राम घुल गया है, जी हाँ इसमें 5 ग्राम कह रहा हूं 50 ग्राम घुल चुका है। इस तरीके से यहां लिख भी देते हैं ना, 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व्ड, ठीक है। और वापस से बेटा इस सॉल्यूशन को क्या कहोगे आप लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप नोटिस करिए कि अनसैचुरेटेड क्या था, जब चीनी और घुल सकता था तो अनसैचुरेटेड, डाटा गिवन था तो ये सैचुरेटेड हो गया, और पीपीटी बन गया तो भी सैचुरेटेड हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और घुल सकता था, तो फिलहाल ये अनसैचुरेटेड है। फिर इसको वापस 25 डिग्री ला दिया, लिमिट से ज्यादा घुला हुआ, हमने नोटिस किया कि भाई लिमिट से ज्यादा घुला हुआ है, तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, और फिर वापस से सैचुरेटेड हो गया कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, जितना इतना टाइम होता है। इसका बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है चाशनी। आपने अगर कभी देखा हो कि गुलाब जामुन या जलेबी आपने नोटिस किया, चलो जलेबी तो देखी होगी, जलेबी बनती है कढ़ाई में, फिर उसको तल के मतलब उसको निकालते हैं छान के, और उसको चाशनी में डुबाते हैं। चाशनी इज सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। चाशनी में डुबाया, आपने अगर गरम गरम जलेबी खा ली तो ठीक है, पर अगर आप उस जलेबी को थोड़ा ठंडा होने दो, उसे 1 दिन होने दो, 2 दिन होने दो, आप नोटिस करना जलेबी पे सफेद कलर की पपड़ी जम जाती है। वो सफेद कलर की पपड़ी क्या है, वो यही है, जो आपने ज्यादा चीनी घोल दी थी वो अब फाइनली नीचे बैठ गई है पपड़ी के फॉर्म में। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 ग्राम था ना, अब ये 5 ग्राम हो गया, 2 ग्राम फालतू आ गया, ये वही 2 ग्राम है जो चीनी के ऊपर, चीनी चाशनी में घुल गया था, वो 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा आपने घोल रखा था वो पपड़ी की फॉर्म में वापस बैठ चुका है, और वो आपको सफेद सफेद पपड़ी दिखेगा। इवन जलेबी भी थोड़ी टाइट हो जाएगी, पहले सॉफ्ट थी अब टाइट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है सॉलिड पार्टिकल्स, ये जो अनडिजॉल्व्ड है
वो बन चुका है। गुलाब जामुन में भी ऐसे ही होता है। गुलाब जामुन आप गरम गरम चाशनी में डाल के खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जब आप उसको ठंडा होकर खाते हो, ठंडा होने देते हो, तो गुलाब जामुन पर भी सफेद कलर की पपड़ी बन जाती है, क्योंकि सुपर सैचुरेटेड में उसे भिगाया जाता है और जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो जितना एक्सेस चीनी घोला था वो चीनी वापस से सफेद कलर की पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए गुलाब जामुन अंदर से भी थोड़ा टाइट हो जाता है, ऊपर से भी पपड़ी उसकी दिख जाती है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है गुलाब जामुन और जलेबी में जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने सैचुरेटेड सीखा, हमने सुपर सैचुरेटेड सीखा और हमने अभी आपका अनसैचुरेटेड सीखा है ना। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड तीनों सीख लिए। डेफिनेशंस आप लोग आराम से गूगल भी कर सकते हो, आपकी किताबों में मिल जाएगा, और मैंने भी वैसे बीच में बोल ही दिया है थोड़ा थोड़ा सा, है ना। जैसे अनसैचुरेटेड क्या है कि व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सैचुरेटेड क्या है? व्हेन नो मोर अमाउंट सॉल्यूट इज डिसॉल्व। और सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा? व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, है ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था हमारा तीनों पार्ट। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा अनसैचुरेटेड क्लियर हो चुका है, सैचुरेटेड क्लियर हो चुका है, सुपर सैचुरेटेड क्लियर हो चुका है। अब ये दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं और फिर इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या प्रोसेस है सर? तो देखिए, जब आप एक बीकर लेते हैं, बीकर में जब आप चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है, तो शुगर जो इसके अंदर जाती है तो यहाँ पे वो डिसॉल्व होने लग जाती है इस तरीके से, है ना, डिसॉल्व होने लग गई, घुलने लग गई। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिसॉल्यूशन। जब हम चीनी को घोल रहे होते हैं, नमक को घोल रहे होते हैं या किसी ग्लूकोज को घोल रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। वही क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऐसा है कुछ कि पानी है और यहाँ पे आपका सॉल्यूट जो है वो घुला हुआ है इस तरीके से, है ना, दोनों अपोजिट है बिल्कुल। डिसॉल्यूशन मतलब घुलना और क्रिस्टलाइजेशन मतलब सुनना भी। ये घुल गया है, सॉल्यूट घुला हुआ है ना। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, सो दैट रेड से दिखा देते हैं। रेड पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पहले इरेजर से इरेज कर लें। चलो अब देखो ये, अरे यार सॉरी, ये आपका पानी हो गया, ठीक है, और रेड कलर से इसमें हम सॉल्यूट दिखा दें। ये ठीक है, ये इसमें सॉल्यूट घुला हुआ है। ये आप देखिए रेड दिख रहा है इसमें वीडियो में, हाँ रेड दिख रहा है। तो ये सॉल्यूट है जो कि घुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे चांसेस क्या है। पहली बात तो ये बताओ, क्या ये ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर ऐसे बैठेंगे नहीं, ये इसके अंदर घूमते रहेंगे। लिक्विड है ना, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट रहता ही है। ठीक, अब क्या होगा, देयर इज अ चांस कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में कोलाइड कर जाए, आपस में कोलाइड कर जाए। कोलाइड करने के बाद अगर ये सेटिस्फाइड कंडीशन पे कोलाइड करते हैं, ये कोलिजन थ्योरी एक आगे टॉपिक है, तो वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। बस वैसे ही बता दूं कि हर टक्कर जरूरी नहीं है कि टक्कर जो है इनकी कामयाब हो, पर हाँ अगर इनकी टक्कर अच्छे से हुई है, प्रॉपर तरीके से हुई है, तो देयर इज अ चांस कि ये लोग नीचे कंडेंस होकर यहाँ पे बैठ जाए इस तरीके से। मैं एरो बना देता हूँ, ये रहा, ये दोनों पार्टिकल टकराए और नीचे बैठ गए। होता है ये चीज, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा टक्कर लगने की चांस है, तो ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन होगा। जब पार्टिकल्स ही कम घुले हुए हैं तो भाई क्रिस्टलाइजेशन कम होगा, ज्यादा घुल गए तो क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस है। घुलने के प्रोसेस को डिसॉल्यूशन और वापस नीचे बैठने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इसी को इससे रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक भी है, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको क्लियर कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा बहुत जल्दी से, फटाफट इसको आगे कवर अप कर रहे हैं। लेट्स से कि आप इसके अंदर एक बीकर ले रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जो है आपने चीनी डालना शुरू किया, ठीक है, शुगर डालना शुरू किया, और शुगर आप डाल रहे हैं, घुल रहा है, शुगर डाल रहे हैं, घुल रहा है, शुगर डाल रहे हैं, घुल रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ होगा कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी चीनी घुलने की जो स्पीड होगी, कि चीनी आपने डाला और घुल गया, चीनी आपने डाला और घुल गया, स्पीड जो रही होगी वो हाई रही होगी। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज हाई। कैसे सर? अरे इसको ऐसे समझो कि मान लो आप बहुत भूखे हो और आपके सामने मैंने 10-15 रोटी खाना रख दिया खूब सारा बेसिकली, तो आपने पहले मिनट में जितना खाना खाया होगा, क्या सेकंड मिनट पे यानी अगले मिनट में भी आप उतनी स्पीड से खाओगे? अगर पहले मिनट में आपने 5 रोटी खा ली, तो क्या सेकंड मिनट में भी 5 रोटी खा जाओगे? नहीं खा पाओगे, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि भूख कम हो गई। 4 रोटी खाओगे, अगले मिनट पे 3 रोटी खाओगे, अगले मिनट पे 2 रोटी खाओगे। इस प्रकार से हर मिनट
आपकी स्पीड घट रही है, पर शुरुआत में पहले एकदम जो थी वो हाई स्पीड थी। वही मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज हाई, शुरुआत में बहुत हाई थी, बिकॉज आपको शुरुआत में पूरा पानी था, कुछ भी घुला हुआ नहीं था, तो चीनी घोला घुल गया, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज हाई। बट एक बात बताओ, क्या शुरुआत में चीनी घुली थी? ज्यादा तो नहीं घुली थी। तो क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने अभी आपको समझाया, क्रिस्टलाइजेशन की जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और नीचे बैठ जाते, क्या वो हो रहा होगा? और अगर हो रहा होगा तो क्या बहुत हाई स्पीड से हो रहा होगा? तो पहले तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा होगा, पर चलो सर फिर भी अगर एक आधा पार्टिकल चीनी का घुल भी गया है, स्टार्टिंग में घुला हुआ है, तो टक्कर हो रही होगी, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं हो रहा होगा, इतना ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पार्टिकल ही ज्यादा नहीं है। इसीलिए इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन तो ज्यादा होगा, बट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लो। शुरुआत में डिसोल्यूशन की स्पीड हाई होगी, क्रिस्टलाइजेशन की लो होगी। इसको हाथ के इशारे से समझाता हूं, हाई होगी और क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड लो होगी, ये डिसोल्यूशन की हाई है। अब आप बताओ, समय के साथ जब चीनी घुलने लग गई और घुल गई और घुल गई, तो क्या जितनी स्पीड से शुरू में घुल रही थी उतनी स्पीड से घुलेगी, या उससे ज्यादा स्पीड से घुलेगी, या कम से घुलेगी? तो आप सही सोच रहे हैं कि कम से घुलेगी, ये स्पीड कम होती चली जाएगी। और क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड, पहले पार्टिकल्स कम थे, अब तो ज्यादा हो रहे, तो क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग टाइम लिख रहा हूं, ड्यूरिंग टाइम यानी समय जैसे जैसे निकल रहा है, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज डिक्रीजेस, घट रही है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पूरा नहीं लिख रहा, बस क्रिस्टलाइजेशन लिख रहा हूं ऐसे, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड बढ़ रही है और डिसोल्यूशन की घट रही है। और एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको क्या करें, इसको हम थोड़ा सा हम जो है, ये पूरा यहां चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक समय बाद, एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, आप ये पाएंगे कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, यानी रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका बहुत अच्छा मीनिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जितनी स्पीड से आप चीनी घोल रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो चीनी बैठ भी रही है, ये इसका मीनिंग है। डिसोल्यूशन मतलब क्या था? रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब घुलने की स्पीड। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? कि टकरा के नीचे बैठने की स्पीड। तो जितनी स्पीड से आप चीनी घोल रहे हैं उतनी स्पीड से वो नीचे बैठ भी रही है। तो क्या नेट रिजल्ट आपको कुछ फायदा दिखेगा? क्या आपको दिखेगा कि और चीनी घुल रही है? नहीं। आप जैसे सोचेंगे कि मैं 5 ग्राम चीनी और घोलता हूं, वो 5 ग्राम जैसी घुलेगी तो बची हुई जो अंदर की 5 ग्राम है वो टकरा के नीचे बैठ जाएगी। क्यों? जितना घुलने की स्पीड है उतना ही टकरा के वापस बैठने की स्पीड है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं बढ़ रहा, आपकी चीनी और नहीं घुल रही, और आप तब कहेंगे कि हाँ, अब हमारा सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया, अब हमारे सॉल्यूशन में कुछ भी चीनी ज्यादा नहीं घुलेगी। कोशिश कर रहे हैं घोलने की, लेकिन उतना ही नीचे बैठ जाता है। तो यानी कि आपका कहां लिखे, ये कंडीशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो कल को पेपर में आ जाएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो आप ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, व्हेन रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो अब ठीक है, इसको मिटा रहा हूं बेटा, या मिटाता नहीं हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो आपको सैचुरेटेड समझ आ गया, अनसैचुरेटेड समझ आ गया, क्रिस्टलाइजेशन समझ आ गया, सुपर सैचुरेटेड समझ आ गया, डिसोल्यूशन समझ आ गया, दोनों की स्पीड बराबर होती है तब जाके सैचुरेटेड बनता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नया टॉपिक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। प्लीज एक बार इसको, मेरे ये वीडियो को देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी और पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको पूरा सिंक होता हुआ दिखाई देगा कि जो हमने पढ़ाया एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, बिल्कुल आपका एकदम रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इससे पहले फैक्टर्स बताए जाए, आपको सॉल्युबिलिटी याद दिला देते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या था बेटा? मैक्सिमम अमाउंट जो आप किसी सॉल्वेंट में घोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? क्या ये किसी तरीके से कम या ज्यादा करी जा सकती है? तो वही हमें देखना है, वही हमें फैक्टर्स बताएंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 फैक्टर है। नंबर 1 तो है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
ठीक। नंबर 2 फैक्टर है बेटा टेम्परेचर, और नंबर 3 फैक्टर है बेटा प्रेशर। ये 3 तरीकों से आप किसी की भी सॉल्युबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कम होगी कैसे ज्यादा होगी वो तो हमें इन फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, ठीक है। और फिलहाल हम कौन सी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, यानी जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलेंगे तो क्या तरीके होंगे, कैसे फैक्टर्स होंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें एक फिनोमिना काम करता है बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक। वीडियो ज्यादा लंबी होने वाली है मेरे ख्याल से आज की, तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। इस अगर वीडियो स्लो है तो इसको 2x पे कर लीजिएगा, और फास्ट है तो भाई फिर थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक पे प्रिंसिपल पे काम करता है। ये है क्या, इसको सुनिए ध्यान से। सपोज करिए आप हैं, अभी आप 12th क्लास में आ चुके हैं, जब आप 11th में आए होंगे, है ना, तो 10th का जो आपका क्राउड था, 10th का जो आपका फ्रेंड सर्कल था, वो टूट गया होगा। कुछ बच्चों ने स्कूल चेंज कर लिया, कुछ बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ बच्चों ने आर्ट स्ट्रीम ले ली, आपने साइंस ले ली। अब आपके नए दोस्त बने होंगे, ठीक है। अब नए दोस्त को आपने कैसे चुना होगा? तो नए दोस्तों को आपने ऐसे चुना होगा कि मान लीजिए आपको लेट्स से समोसे के साथ लाल चटनी पसंद है, और उस ग्रुप को समोसे के साथ हरी चटनी पसंद है, तो आप उसके साथ कभी भी ट्यूनिंग आपकी मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी सोच आपकी पसंद अलग है, उनकी सोच उनकी पसंद अलग है। वो बात अलग है कि अगर आपकी उनके साथ दोस्ती है तो उस दोस्ती में एक मतलब होगा। अगर आप उस मतलब को हटा दें तो आपकी दोस्ती तुरंत खत्म हो जाएगी। जी हाँ, यही फैक्ट है लाइफ का कि अगर आपके किसी के साथ दोस्ती है और आपकी थिंकिंग उसकी थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, आप लेफ्ट चलते हैं तो वो राइट चलता है, तो जरूर आपके बीच में एक मतलब है जो आपको बांध के रखा हुआ है। अगर आप उस मतलब को हटा दें तो आपकी दोस्ती तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगी। ये चीज़ आप 12th के बाद नोटिस करना कि 12th के बाद जब आपके नोट्स शेयर नहीं होंगे, आपके ट्यूशंस खत्म हो जाएंगे, आपका स्कूल खत्म हो जाएगा, तो जो आपकी थिंकिंग वाले दोस्त थे वो तो आपके साथ रहेंगे, पर जो आपके थिंकिंग वाले दोस्त नहीं थे, जो सिर्फ कॉपी लेने के लिए बने थे, या मैम ने या सर ने एक साथ ग्रुप बना दिया था तो इसलिए वो आपके साथ थे, वो दोस्ती खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि वो मतलब भी खत्म हो चुका होगा। इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग ये है कि जो जैसे लोग होते हैं वो वैसे में ही घुलते हैं। आपको क्रिकेट पसंद है, एक ग्रुप को वॉलीबॉल पसंद है, तो आप उसमें कभी भी घुलना नहीं पसंद करेंगे। जिस ग्रुप को क्रिकेट पसंद है आप उसी में जाना पसंद करेंगे, आप उनसे ही बात करना पसंद करेंगे, उन्हीं के साथ उठ बैठ आप रखेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक में भी कुछ ऐसा ही है, जो कंपाउंड जैसा होगा वो उसी टाइप के कंपाउंड में घुलना भी पसंद करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली पोलर और नॉन पोलर नेचर की। जैसे लिख देते हैं पहले अपनी बात को। पोलर कंपाउंड जो होगा वो हमेशा डिसॉल्व होगा पोलर में, ठीक है, और अनडिसॉल्व होगा, या अनडिसॉल्व लिखना सही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना, आपको समोसा हरी चटनी पसंद थी, उसको लाल चटनी पसंद थी, तब भी आप उसमें घुल ही गए थे, ठीक है, जबरदस्ती के लिए घुले थे, पर हाँ घुले तो थे। तो अनडिसॉल्व ना लिखे, आप इसको लिख लें लेस डिसॉल्व, ठीक है, लेस डिसॉल्व लिख लें। लेस डिसॉल्व किसमें? नॉन पोलर में। तो अगर पोलर पोलर में घोलोगे तो बहुत अच्छे से घुलेगा, बहुत मजेदार, लेकिन अगर आप पोलर को नॉन पोलर में घोलोगे तो बहुत कम घोला हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहीं पर अगर नॉन पोलर की बात करी जाए, नॉन पोलर के लिए क्या प्रिंसिपल काम करता है? तो नॉन पोलर जब घोलने बैठोगे, डिसॉल्व करने बैठोगे, तो आप ये पाओगे कि वो नॉन पोलर में ज्यादा घुलेगा, और अगर आप उसको पोलर में घोलने की कोशिश करोगे भाई तो वो बिल्कुल नहीं घुलेगा, लेस पोलर मतलब सॉरी लेस सॉल्युबल होगा या लेस डिसॉल्व होगा। जो भी आपको लिखना हो वैसा लिख लीजिए, लेस सॉल्युबल लेस डिसॉल्व एक ही बात है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई। अब हम पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा। आपको डाइपोल मूवमेंट आना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, और अगर किसी का म्यू जो है वो 0 आ जाए, है ना, या चलो पहले 0 ना आए, तो उसको हम कहते थे, सॉरी इसको कहीं और लिखें, चलो यहीं लिख लेते हैं ना। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए, एक कंडीशन होती थी कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 ना आए, ठीक है। पहले 0 और 0 नहीं आता था, वो हम कैसे समझा देते हैं, देखो जैसे सपोज करो C है और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड O लिया, डबल बॉन्ड O लिया, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ वो एरो, हेड एरो जाता है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से ये जाता था। हेड उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर का जो वेक्टर है वो इधर जाएगा इस तरीके से। और क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा, और ये मॉलिक्यूल कहलाता है नॉन पोलर। तो जी हाँ, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा वो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर। इसी प्रकार से जिसका 0 नहीं आएगा वो हमारा होगा पोलर मॉलिक्यूल। जैसे पोलर मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल ले लो, पानी। ये देखो पानी का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से,
है ना। पानी पे लोन पेयर भी होते हैं, ऐसे 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर का जो एरो है वो लोन पेयर की तरफ जाएगा, मतलब इस तरीके से इसका एरो जाएगा। यहाँ पे O और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है तो यहाँ इसका जाएगा, यहाँ पे इसका जाएगा और यहाँ से इसका जाएगा। तो सारे के सारे आप देखें एक ही दिशा में ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। और जब सब ऐड हो जाएंगे तो इसका डायपोल मोमेंट तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, जब सब ऐड ही हो रहे हैं, कैंसिल हो ही नहीं रहे। इसीलिए मॉलिक्यूल जो है आपका पोलर कहलाएगा। पोलर में आपका H2O, C2H5OH, ये सारे एग्जाम्पल है। जबकि नॉन पोलर में कौन से एग्जाम्पल है? CCl4, CS2, CO2, बेंजीन, नेप्थलीन। मैं वही लिख रहा हूं बेटा जो एनसीईआरटी में ना, नेप्थलीन के साथ साथ एंथ्रासीन। और यहां पे आपका NaCl, ठीक है, NaCl, पानी, इथेनॉल, ये सब आपके पोलर में मान लेंगे और ये आपके जो है नॉन पोलर में मान लेंगे। हालांकि इथेनॉल में इतना ज्यादा पोलर नहीं, बट ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है मान लेते हैं पोलर, ठीक है। तो ये था पोलर नॉन पोलर। अगर कोई पोलर चीज है तो पोलर में घुल जाएगी, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगी। अपोजिट करने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये अगली स्लाइड पे वही चीजें लिखी हुई जो मैंने बताई आपको कि एवरी सॉलिड, हर सॉलिड जो है नहीं घुलेगा किसी लिक्विड में, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, है ना, एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासिन नहीं घुलते, तो नेप्थलीन एंथ्रासिन नॉन पोलर है इसलिए नहीं घुलते। अच्छा, ऑन द अदर हैंड नेप्थलीन एंथ्रासिन को अगर आप घोले बेंजीन में तो घुल जाता है, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर, नेप्थलीन एंथ्रासिन भी नॉन पोलर। लेकिन आप सोडियम क्लोराइड को घोलने की कोशिश करेंगे, शुगर को घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा, बिकॉज ये दोनों पोलर हैं, वो बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक। और देखो क्या लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, यही बात यहाँ रखी गई है। इन जनरल a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two, और we may say like dissolve like। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इस बात को, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे जब से, ये like dissolve like, ठीक है। एक जैसे लोग होंगे तो एक जैसे लोग में वो घुल जाएंगे। अगर यहाँ पे इसमें सॉल्यूट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों को घोलोगे तो घुल जाएगा। सेम टाइप का इंटरेक्शन होगा तो घुलने के चांसेस ज्यादा हैं। वही इस तीसरी लाइन में हमारा चौथे बुलेट में लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको अगर हाईलाइट से ज्यादा वो हो रहा है तो इसको हम हटा देते हैं इस तरीके से, है ना, ज्यादा हाईलाइट हो गया। और ये लो, एक मिनट बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये वीडियो में दिख रहा है सब कुछ? हाँ, वीडियो में दिख रहा है। ओके, 42 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, वरना ज्यादा बड़ी वीडियो को आप बच्चे वैसे भी नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, अब इस स्लाइड पे जो है डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने समझाया था और उनकी स्पीड सेम हो जाती है वो समझाया था, वो सब कुछ लिखा हुआ है, प्लीज जल्दी जल्दी चेक कर लो कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। भाई जब सॉल्यूट घोलते रहोगे तो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी निकाल लो, सब बढ़ता रहेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। सम सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड, एक दूसरे टक्कर मारेंगे सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टक्कर मार के पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा, उसको कहना चाह रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलेशन, इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलेशन कहते हैं। इसके बाद स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसे समय आ जाएगा जब ये दोनों प्रोसेस, कौन से दोनों, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलेशन, अकर्स एट द सेम रेट, सेम स्पीड से होने लग जाएंगे। और इस कंडीशन में जितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जितना आप घोल रहे हैं उतना ही आपको सेपरेट आउट यानी पीपीटी बनता हुआ भी दिखाई देगा। 2 नए पार्टिकल घुले, 2 पीपीटी बन गए, 4 ग्राम घुला, 4 ग्राम पीपीटी बन गया नया, मतलब पुराना। इस तरीके से चलेगा और इस चीज को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों वर्ड्स होते हैं, क्लियर होंगे, ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे। और इस तरीके से आप लिखेंगे सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है गिव सॉल्यूशन, यानी जितना सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहा है उतना ही वो पीछे आके वापस से बना रहा है। तो ये एक लूप बन चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, और ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। अब लास्ट है, ऑलमोस्ट बस खत्म होने वाली वीडियो। हम टेम्परेचर का लॉजिक देखेंगे कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से क्या होता है, ठीक है, बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, सपोज करिए बेटा कि आपकी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ठीक है, आपको बताएगा, आपको बोल के देगा कि एक्सो है या एंडो है, बिना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताए आप इस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं समझा सकते। मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक का एक्सप्रेशन देख लीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा सॉल्यूशन के साथ, प्लस हीट, ये जरूर होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो है
प्रोडक्ट साइड में निकलती है। अब इसका हिंदी इंटरप्रिटेशन क्या है वो सुनिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट घुलते हैं तो सॉल्यूशन और हीट बनाते हैं, सॉल्यूशन और हीट जुड़ते हैं तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाते हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंडीशन में आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये हीट बढ़ जाएगी। और ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक ली चैटलियर प्रिंसिपल थे, उसका लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली। अब वहां पे हम जाएंगे नहीं 11th क्लास में, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि आप जब भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो जैसे आपने डिस्टर्ब किया है आप उसका रिवर्स कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब आपकी एक लाइफ चल रही है, बढ़िया लाइफ चल रही है, नौकरी वोकरी सब लग गई, शादी हो गई, सब कुछ सही चल रहा है। अब आपकी लाइफ में एक पर्सन आया और पर्सन आते ही आपकी लाइफ जो है खराब होने लग गई। वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ खराब होने लग रही है। अब आपको उसे वापस ठीक करना है, भाई खराब तो नहीं रख सकते, आप अपनी लाइफ को ठीक करनी है। अच्छा खासा स्टेबल चल रहे थे, अनस्टेबल हो गए, वापस से स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे वो आदमी आया था आप वैसे ही उस आदमी को वापस बाहर फेंक देंगे कि भाई तेरी वजह से दिक्कत आ रही है, तू निकल, है ना। वही ली चैटलियर ने कहा कि जो आप इस इक्वेशन को डिस्टर्ब करेंगे वही चीज आप रिवर्स कर देना, आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इंक्रीजेस, ये बढ़ने लगेगी हीट, और जब हीट बढ़ने लगेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने चारों में से कोई भी चीज छेड़ी, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन हीट, कुछ भी छेड़ा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आपने हीट छेड़ दिया, हीट को बढ़ा दिया, अब ये रिएक्शन खराब हो जाएगी। अब हीट को बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या चाहिए, हीट को कम करना, क्योंकि रिवर्स अंडू द चेंज यही होता है ना, अंडू द चेंज मतलब कि आपको चीजें रिवर्स करनी है। तो अगर हीट बढ़ा दी तो हीट कम करनी है। अब हीट कम कैसे करेंगे, तो हीट अगर इसके साथ जुड़ जाए तो ये पीछे चली जाएगी, और पीछे चली जाएगी तो हीट कंज्यूम हो गया। अरे हीट इसके साथ जुड़ेगा तो यानी यूज हो रहा है, यूज होकर वो पीछे चला जाएगा। तो जो हीट आप बढ़ा रहे थे वो इसके साथ जुड़ के अगर पीछे चला जाए तो हीट बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो अगर ये पीछे चला जाएगा तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और थोड़ा सा नोटिस करो कि अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो बन क्या रहा है, अगर रिएक्शन पीछे चली गई तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जाएगा, और सॉल्यूट अगर बन गया वापस तो इसका मतलब आपने सॉल्विटी बढ़ा दी या घटा दी। सॉल्विटी क्या था, सॉल्यूट का घुलना, और आप क्या कर रहे हो, आप तो सॉल्यूट को वापस पैदा कर रहे हो। तो अगर आप सॉल्यूट को पैदा कर रहे हो इसका मतलब आप सॉल्विटी बढ़ा नहीं रहे हो, आप सॉल्विटी घटा रहे हो। जो चीनी घुल गई थी वो आपने वापस पीछे भेज दी। तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आई होप आपको समझ आ गया। आप इसको लिख लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसको लिख लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है, अगर इधर इधर रिएक्शन जा रही है तो यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर रिएक्शन पीछे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो बैकवर्ड को मैं यहां लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब सेकंड केस कर लेते हैं। टेम्परेचर को जरा घटा के देख लो। जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो हीट भी कम होने लगेगी, हीट कम होगी तो रिएक्शन चाहेगी कि हीट और बने। हीट और कैसे बन सकती है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाएगी तो हीट भी पैदा होगी, वही आप चाहते हैं। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीजेस तो हीट भी डिक्रीजेस। इस कॉमा को हटाओ, हीट डिक्रीजेस, पूरा ही लिख दो, हटा दो, हीट डिक्रीजेस। ठीक, अगर हीट बेटा कम हो गई तो आप चाहेंगे कि हीट और बने, रिएक्शन आगे भागे। रिएक्शन कहां भागेगी, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड भाग गई तो देखो आपने क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। भाई रिएक्शन अगर आगे भाग रही है तो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन रहा है मतलब आपका सॉल्यूट घुल गया होगा, घुल गया होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये था एक्सोथर्मिक का एक्सप्रेशन, आराम से इसको देखिए। अब एंडो का करते हैं, फिर इस चीज को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। चलिए इतना हो गया। आप एंडोथर्मिक का एक्सप्रेशन भी देख लो। एंडोथर्मिक का एक्सप्रेशन ये है बच्चों कि सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, और आप इसमें हीट लो, तब जाके आपका ये सॉल्यूशन बनेगा। ये आपका एंडोथर्मिक का एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट जो है रिएक्टेंट साइड लिखते हैं तो एंडोथर्मिक होता है, और फिर ये सॉल्यूशन बन गया, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब वही चीज वापस से इसको रिवर्स करना है सब कुछ। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा होगा तो ये हीट बढ़ गई होगी, हीट बढ़ी होगी तो रिएक्शन चाहेगी कि भाई हीट को कम करे। हीट को कम कैसे कर सकते हो, आगे भेज के, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहां भागेगी, हीट ऑल्सो इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड भाग गई तो वापस से देखो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बन गया तो बच्चों सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। थोड़ा सा नोट करो, टेम्परेचर यहां बढ़ाया था तो सॉल्युबिलिटी घट गई थी, टेम्परेचर यहां बढ़ाया है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, रिवर्स हो रहा है।
ठीक है, एक्सो में अलग चीज हो रही है, एंडो में अलग हो रही है। और सुनो ध्यान से, ये चलो पहले एंडो ये सेकंड चीज और निपटा लेते हैं, फिर आपको एक चीज बताता हूँ कमाल की। अगर टेम्परेचर आप इसमें घटाते, टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो भाई अगर टेम्परेचर कम करने लग जाओगे तो ये गर्मी भी कम हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी तो रिएक्शन फिर डिस्टर्ब हो गई, तो आपको ये गर्मी पैदा करनी है, कैसे करोगे? अगर रिएक्शन को पीछे भेज दो तो पीछे भेजने पे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और हीट भी बनेगा, यानी आपकी हीट वापस बनने लग जाएगी, वही आप चाहते हो, क्योंकि आपकी हीट क्या हो चुकी है, कम। ये सब ली चैटलियर प्रिंसिपल है 11th क्लास में, अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, और भाई सॉल्विटी, अगर आपका वापस से भाई पीछे आ रही है, रिएक्शन पीछे आ रही है तो सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया तो सॉल्विटी डिक्रीजेस। तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे कंक्लूड करते हैं। चलिए अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने पानी लिया, अपने रियल लाइफ में चलते हैं, रसोई में चलते हैं, पानी लिया, चीनी डाला, घोला, घुल गया, और चीनी डाला, घोला, घुल गया, और चीनी डाला, घोला, घुल गया। अब आप इसे नीचे से गर्म करो, गर्म करो। गर्म करने का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और चीनी घोलो, घुल जाएगी नहीं घुलेगी? घुल जाएगी, मतलब सॉल्विटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्विटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्विटी बढ़ रही है। इसका मतलब चीनी घोलना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो आप चीनी और नमक अपनी रसोई में घोलते हैं वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस टॉपिक पे अभी इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करे गए सीबीएसई के द्वारा, पर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि रमन डिजॉल्व शुगर in water and he found that temperature of the beaker increases. What will be the effect if he do the same process in high temperature? ऐसे क्वेश्चन अगर बनने लग जाएं तो बच्चे का दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा कि क्या कह दिया, उसे पहले तो समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सा चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि रमन ने अगर चीनी घोली है तो टेम्परेचर ऑफ बीकर राइजेस, इसका मतलब पता है क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बीकर गर्म होने लग जाता है। तो यानी वो हम एक्सोथर्मिक बताने का एक तरीका बता रहे थे। और फिर उसने क्या कहा कि अगर रमन इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को हाई टेम्परेचर पे करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ा के करता है, तो सॉल्विटी पे क्या फर्क आएगा? डिक्रीजेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने जस्ट अभी ऑन द स्पॉट खड़े खड़े एक सैंपल बना दिया, ऐसे मैं और भी क्रिएट कर सकता हूं। और सीबीएसई इस तरीके की चीजों को अब सोच रही है, तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। खैर बेफिक्र रहिए, पहले इस चीज को समझिए, फिर हम इस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ओके, फाइनली लास्ट आ चुका है। अब प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नाउ प्रेशर। प्रेशर का आप देखिए, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्विटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यानी जो हम सॉलिड, चीनी को, नमक को घोल रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल को घोल रहे हैं, उसमें प्रेशर कम ज्यादा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। बिकॉज सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सपोज करिए यहाँ पे बीकर है, बीकर में ये पानी है और ये चीनी घुली हुई है, यहाँ पे आपका पिस्टन लगा दिया आपने इस तरीके से। अब आप बताइए कि आप इस पिस्टन को पकड़ के नीचे प्रेस कर सकते हैं? क्या आप इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जैसे इसको करेंगे तो या तो पानी साइड से निकल जाएगा, जैसे पिचकारी में मारते तो पानी निकल जाता है। अगर पानी नहीं निकल रहा, लॉक लगा हुआ, पानी नहीं निकल सकता, तो मजाल है कि आप इसको हाथ से पकड़ के नीचे कर दो, कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जब आप इसमें प्रेशर की छेड़खानी नहीं कर सकते तो क्या सॉलिडिटी पे फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ने का। इसीलिए चीज लिखी हुई है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के कम ज्यादा करने से कुछ भी अफेक्ट नहीं देखा गया है। तो ये इस टॉपिक का सार है, समरी है, मतलब सॉरी फिनिशिंग है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने वीडियो थोड़ी लंबी कर दी है, आप लोग इसको प्लीज एक बार 2 टुकड़ों में देख लीजिएगा, अगर एक टुकड़े में नहीं देख पा रहे। वैसे तो 50-60 मिनट ही होंगे, मैं देख लूँ एक बार कितनी देर हो गई, कहाँ गया टाइम। हाँ 53 मिनट्स हो चुके हैं, 54 मिनट हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, तो 55 मिनट की ये वीडियो है। आप इस वीडियो को 2 टुकड़ों में देख लीजिए या 1 गो में देख लीजिए, पर हाँ पूरा थ्योरी हमने कवर कर लिया। अगली क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ करेंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए, ये इसी वीडियो को बार बार देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स को क्लियर करिए, है ना। बीच बीच में कुछ वीडियोस और भी लाऊंगा इस चैप्टर से हट के। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।